आप सभी ने देखा होगा कि ससुराल वाले लालची होते हैं और बेटी अपने मायके वालों से कुछ ना कुछ मांगती रहती है। पर अंजलि के साथ उल्टा था। अंजलि के मायके वाले हमेशा अंजलि से कुछ ना कुछ मांगते रहते और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करते। अंजलि बेटा, तू तो जानती है ना, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद कैसे मैंने तुम दोनों भाई बहन का पालन पोषण किया था। हाँ माँ, मुझे सब याद है। चलो अच्छी बात है बेटा, पर मैं तुझे एक बात बता दूं, एक अकेली औरत के लिए 2 बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं होता। अब देख, मैंने तेरी शादी कितने अच्छे घर में कराई, पर अफसोस मैं तेरे भाई की लाइफ तेरी तरह सेट नहीं कर पाई। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। माँ, अगर आपको कुछ चिंता खा रही है तो मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। नीलम बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लगता तुझसे इस तरह से बार बार पैसे मांगते हुए, पर घर में 1 रुपया नहीं है, राशन भी ख़त्म हो चुका है। तू तो जानती है ना, तेरा भाई कोई काम नहीं करता। तुम मुझे बेटा इस महीने भी 5,000 दे सकती है। नीलम अंजलि को अपनी बातों में फंसा लेती है। रात को जैसे ही अंजलि का पति अमर घर आता है, अंजलि सारी बात अपने पति को बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम उदास थी अंजलि? हाँ, मुझे लगा अगर मैं आपसे फिर से पैसे मांगूंगी अपने मायके वालों के लिए तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। अंजलि, अब तुम्हारे मायके वाले भी मेरा परिवार है। तुम्हारी माँ मेरी माँ है और तुम्हारा भाई मेरा साला। उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो उनसे बोलो कि मुझे बता दिया करें। आखिर मैं भी तो उनके बेटे जैसा हूँ। अमर अमीर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। किसी की मजबूरी नहीं देख सकता था। अंजलि के एक बार पैसे मांगने पर अमर उसे पैसे दे देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम कुछ न कुछ अंजलि से किसी न किसी बहाने मांगती ही रहती। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपने मायके जाती है, जहां नीलम अपने बेटी दामाद की अच्छाई का फ़ायदा उठाती है। हाय, ये हार कितना अच्छा लग रहा है, पर मुझ गरीब के नसीब में कहा, एक ही बेटा था, वो भी निठल्ला निकला। माँ, आप ऐसा क्यों कहती है? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? दामाद जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे बेटे से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। तो फिर चलिए हार खरीद लेते हैं। आज आपका दूसरा बेटा आपका सपना पूरा करेगा। इस तरह से अमर सब कुछ नीलम को दिलाता, जो नीलम उससे मांगती। समय यूं ही बीतता है और नीलम का लालच बढ़ जाता है। अब नीलम के साथ उसका बेटा अर्जुन भी अपनी माँ के साथ अपनी बहन और जीजा की अच्छाई का फ़ायदा उठाता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि के मायके वाले उसके ससुराल आते हैं, जहाँ नीलम अपने मगरमच्छ के आंसू सबको दिखाती है। माफ़ करना दामाद जी, माफ़ करना सरस्वती बहन, पर मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अंजलि के पिताजी हमें इतने कर्ज में छोड़कर चले गए थे कि मुझे घर गिरवी रख कर कर्जा उतारना पड़ा। हाँ जीजा जी, माँ सच कह रही है। पैसे नहीं चुका पाए इसलिए कर्जदार ने हमारा घर हड़प लिया और हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ दिनों के लिए हमें सहारा दे दीजिए। मुझे जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं यहाँ से माँ को लेकर चला जाऊँगा। नीलम बहन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? ये घर भी आप ही का है। आप दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर इसी घर में आपकी बेटी भी तो रहती है। आज से हम सब एक साथ परिवार की तरह रहेंगे। अब अंजलि के मायके वाले उसके ससुराल में आकर डेरा जमा लेते हैं। समय यूं ही बीतता है और नीलम अपनी ही बेटी के ससुराल में फूट डलवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, नीलम बेटा, मैंने तेरी शादी इतने बड़े घर में कराई, मुझे लगा तू रानी बनकर रहती होगी, पर मेरे यहाँ आने के बाद मुझे तो तुम नौकरानी नज़र आ रही हो। तो दामाद जी और अपनी सास से क्यों नहीं कहती कि एक नौकरानी रख ले? आखिर मेरी बच्ची अकेले कितना काम करेगी? माँ, घर में ज़्यादा काम नहीं रहता और माँ जी बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी मदद करवाती है। मैं खुद ही नहीं चाहती कि घर में नौकरानी आए। ज़रा प्यार देखो दोनों सास बहू में। कोई बात नहीं, ये प्यार ज़्यादा दिन थोड़ी ना रहेगा। अभी आग लगाती हूँ दोनों सास बहू में। अंजलि अपनी माँ की बातों में नहीं आती, पर नीलम भी हार नहीं मानती
और दोनों सास बहू में लड़ाई करवाने के लिए अब सरस्वती के पास जाती है। माफ़ करना सरस्वती बहन, पर तुमने जो कुछ सुना वो पूरा सच नहीं था। मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी कामचोर है, उसे घर में नौकरानी चाहिए, सास को सास समझती है, थोड़ी बहुत आपकी बुराई कर देती है, पर मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है। क्या अंजलि बहू ने ऐसा कहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अनजाने में ही सही बहन, पर आपने अपनी बेटी का सच खुद ब खुद मेरे सामने रख दिया। अब सरस्वती से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इस बारे में वो अपनी बहू से बात करने जाती है, पर नीलम ऐसा होने नहीं देती। समय यूं ही निकलता है और नीलम अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को अपने दामाद और सास की नज़र में नीचे गिरा देती है। माँ देखो ना, माँ जी और अमर जी को क्या हो गया है, कोई भी मुझसे सही से बात नहीं करता। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये सब मुझसे नाराज़ हैं। अंजलि बेटा, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, बस कुछ दिन अच्छे होने का नाटक करते हैं, पर तुझे ना इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी, तुझे भी इनकी तरह बनना होगा। नीलम अपनी बेटी को काफ़ी भड़काने की कोशिश करती है, पर अंजलि अपनी माँ की बात में नहीं आती और रोती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नीलम और अर्जुन आपस में बातें करने लगते हैं। माँ आपको क्या लगता है, आपकी ये सौतेली बेटी आपकी सगी बेटी होती तो शायद अब तक सुन चुकी होती और अपने पति के साथ हमें लेकर अलग रह रही होती। लगता है आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। चुप करना लायक, और ज़रा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। सही कहा माँ आपने, दीवारों के भी कान होते हैं और इस घर में तो इंसान भी रहते हैं। अब समझ में आया मुझे कि अचानक से अंजलि बदल कैसे गई। आप लोगों के आते ही हमारे घर में कलेश क्यों शुरू हो गया, और आखिर कोई माँ अपनी बेटी का घर क्यों तोड़ना चाहती है? क्योंकि आप लोग अंजलि के सौतेले हैं। दामाद जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अंजलि आप दोनों पर अपनी जान छिड़कती है और आप उसके साथ ऐसा कर रही है क्योंकि वो सगी नहीं है। हो ना हो आपने उसका बुरा ही चाहा था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। पर आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। ठीक है, वैसे भी अब आप लोगों के यहाँ से जाने का समय हो चुका है। अमर अपनी सास और साली की सारी बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अंजलि उनकी सौतेली बेटी है, इसलिए वो लोग उसका घर तोड़ना चाहते हैं। अब क्या था, अमर बिना कोई देरी करे अपने ससुराल वालों को घर से निकाल देता है। अंजलि के मायके वालों के जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, जिसके बाद वे लोग एक बार फिर से शांति से रहने लगते हैं। मनीष की उम्र 50 साल की थी। पत्नी की मौत के बाद वो सारा समय घर पर रहते और अपने छोटे मोटे शौक को पूरा किया करते। घर में बहू और बेटे के साथ रहते, लेकिन उनकी घर में कोई कदर न करता। एक दिन, पिताजी ये क्या है, सारा दिन कमरे की लाइट, पंखा, इंटरनेट सब चलता रहता है, आप प्लीज कहीं बाहर भी घूम आया करिए। अरे ये सारे खर्चे मैं खुद ही तो उठा रहा हूँ, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है बहू? तुम अपना काम क्यों नहीं करती? वाह पिताजी वाह, आज खर्ची की बात आपने कर ही दी है तो सुन लीजिए। पैसा आपका है तो क्या है, बच्चों के भविष्य के लिए ही है ना। मैं और राहुल इन पैसों से एक नया घर लेने की सोच रहे हैं। अगर घर ही लेना है तो अपने पैसों का लो, मेरे भरोसे कब तक चलोगे? तभी वहां मनीष का बेटा राहुल आ जाता है। ठीक ही तो कह रही है ना पापा ये, अरे कब तक इस पुराने मकान में पड़े रहेंगे, हमें बड़ा मकान लेना है। अरे मैं इस मकान को बेचने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये मकान मेरी बीवी यानी तेरी माँ ने बड़े ही अरमानों के साथ बनाया था। इस घर का कोना कोना उसकी याद से जुड़ा है। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस इसी मकान में लूँगा। लो जी कर लो बात, अब क्या हम इनकी आखिरी सांस का इंतजार करें? दोनों मियाँ बीवी ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मनीष समझ नहीं पाता है कि उसके संस्कारों में क्या कमी रह गई जो उससे उसके बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। वो उदास होकर बैठ जाता है। मनीष शाम को पार्क में उदास बैठा होता है कि उसका दोस्त वहाँ आ जाता है। अरे क्यों उदास बैठा है, तुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा है, अपना मकान है, सारा समय फ्री, फिर भी उदास है।
मनीष अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। इतनी सी बात। देख यार, बच्चे तो हमारे ही हैं, बस गलत रास्ते चले गए हैं। इन्हें कैसे लाइन पर लाना है बताता हूँ मैं। फिर दोस्त मनीष के कान में कुछ कहता है। अगले दिन मनीष एक औरत के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। अरे पापा जी, ये कौन है? तभी वहां मनीष का बेटा भी आ जाता है। ये तुम लोगों की नई माँ है, नाम है इनका रोजी। हेलो किड्स। अरे मतलब कुछ भी, किसी को भी लाकर खड़ा कर दो नई माँ बोलकर। और कल तो आप माँ जी को बड़ा याद कर रहे थे, हैं? और आज शादी भी कर ली? हाँ, तुम लोगों की अपनी अलग दुनिया है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करता तो शादी कर ली पापा? अच्छा, हम लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, हटना ज़रा। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन रोजी कहती है, अरे घर में इतना सारा दूध आता है, इसके पास से कौन देता है? कौन? क्या पापा जी देते हैं? और क्या कोई पेड़ लगा है जो काट के दे दूंगी? तो पापा जी कितने वक्त दूध पीते हैं? वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। हाँ, मेरे पति 4 वक्त और मैं 3 वक्त। वाह, पैसे तो वो दे, उम्र दूध पीकर स्ट्रांग रहने की उनकी, और उन्हीं के लिए दूध नहीं। फिर एक दिन रोजी, बहू, हम लोगों को घर छोटा पड़ रहा है। लगता है आपको भी बात समझ में आ ही गई। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं कि बड़ा घर ले लो। बड़ा घर क्यों? इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी है। अब तुम लोग कहीं और चले जाओ, साथ रहना पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रही हैं? बाहर का किराया, बिल, रहन सहन, खाना पीना, समझ रही हैं कितना खर्चा होता है? बहू, तुम भूल गए कि खर्चा अब मेरे हाथ में है। घर छोड़कर तो तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। बस जल्दी खाली कर दो, दोनों के लिए वो अच्छा रहेगा। बहू पति को सारी बात बताती है और दोनों मनीष के पास जाते हैं। पिताजी, ये आपकी बीवी क्या कह रही है कि हमें घर खाली करना पड़ेगा? अरे जब से आई है सारा पैसा भी अब आप उसी के हाथ में देते हैं। खाने पीने को भी अब हमें हमारे ही घर में सोचना पड़ता है। सब सह रहे थे, लेकिन आज तो घर से जाने को कह रही है। अरे तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, और क्या, सही कह रहे हैं ये। अरे बहू, याद करो, मुझे भी तो तुमने घर से जाने को कहा था। कभी घर बेचने को कहा तो कभी कुछ। अब बेटा, जैसे तू अपनी बीवी के हर बात मानकर सही गलत के बीच फैसले को नहीं समझ पा रहा है, वैसे ही मैं भी तेरी नई माँ के सामने कुछ नहीं कह सकता। बेटा और बहू परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। इसके चक्कर में आकर मैं ये भूल गया था कि आपने मेरे लिए जीवन में कितनी तकलीफ़ें सही। आप सही हैं पिताजी, मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा, बस आप मुझे माफ़ कर दें। तभी वहाँ रोजी सामान लेकर खड़ी होती है। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को अक्ल आ जाए, बस इसलिए एक छोटा सा नाटक किया था। हम मैं चली। और मनीष, अब अगर इन दोनों ने तुमको परेशान किया तो फिर मैं सच में आ जाऊंगी। ये कहकर रोजी वहाँ से चली जाती है और मनीष अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगता है। सरला बहन अपने बेटे के लिए लड़की देखने पंडाब की अनुमित के घर जाते हैं। अनुमित यानी सरला की होने वाली बहू की माँ। बहन जी, ये तो चंगा है कि पको हमारी बेटी पसंद आई, लेकिन देखो जी, हम लोग बड़े सीधे और साफ लोग हैं, तो आपको साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बेटी को सीरियल का नशा है। वो जो सीरियल देखती है ना, उसी के रंग में रंग जाती है। अरे बेटी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है तो बहाने बना रही है फिर। अरे बहन जी, वो तो आजकल के बच्चों का नया चलन ही हो गया है, तभी तो जो देखते हैं उसी के रंग में रंग जाते हैं। बहन जी, अब देख लो, आजकल क्राइम पेट्रोल देख रही है। तभी अनुमित वहाँ आ जाती है।
लड़का लड़का कौन है? जी मैं हूँ। तो कैसे किया तुमने पहली बीवी का मर्डर? जी ये तो मेरी पहली शादी होगी। चुप, बिल्कुल चुप। और सुन, गुनाह कितना भी गहरा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ ही जाता है। मुकेश की माँ को तो लगता है कि खूबसूरत लड़की मुकेश से शादी न करनी पड़े इसलिए बहाने बना रही है, इसलिए वो बोल पड़ती है तो वो गुनहगार तो पकड़ा ही गया ना। अरे तुम तो तफ्तीश ही गलत जगह कर रही हो। वैसे बेटी बड़ी रूपवान हो तुम। अनुमित की माँ मुकेश की माँ की बात सुनकर उछल पड़ती है। ठीक है बहन जी, ठीक जा रहे हो। बहन जी, अब जवान लड़के की माँ होना भी तो आजकल के जमाने में किसी बोझ से कम नहीं ना। बहन जी वो कहावत तो यूं थी कि किसी जवान बेटी की माँ होना आज तक किसी टेंशन से कम नहीं। हाँ भाई साहब, वो तो पुराना जमाना हो गया। अब माँ बाप बेटी को ही सिखाते रह जाते हैं और ये लड़के नालायक निकलते हैं। तभी तो बेटियां ही घर बार सब संभाल लेती है, बल्कि माँ बाप के बारे में भी वही सोचती हैं, है ना? माँ, अगर ज्ञान बांटना हो तो बात कर लो शादी की। वो क्या है ना, हमारी उम्र निकली जा रही है और लड़की इतनी सुंदर तो हमें मिलने से रही। बस जी, अब क्या था, हो गई शादी मुकेश की अनुमित से। लेकिन एक दिन, अरे बहुरानी जरा चाय तो ले आ। बल्ले सासू माँ, तेरी जिंदगी में खुशियां रहे छाए। ये ले एक कप चाय। अरे ठोको ताली। सासू माँ को समझते देर नहीं लगती कि उसकी बहू में कॉमेडी शो के जज की आत्मा आ गई है। अरे बहुरानी, ये क्या बात होती है? ही। इतना लाउड होना लड़कियों का अच्छा नहीं होता। अरे वो कहते हैं लड़कियों को लाउड होना अच्छा नहीं लगता। अरे सासू माँ, तेरा बहू को बेटी बोलना सच्चा नहीं लगता। ठोको ताली। अब तो सास बहू की इस आदत से बड़ी ही दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जब जो सीरियल देखती उसी के कैरेक्टर में खो जाती। एक दिन बहू ड्राइंग रूम में जोर से, घर वालों से निवेदन है कि वो ओपन एरिया में आ जाए। सभी घर वाले ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि आज से जो सास है वो बहू बन जाए और जो बहू है वो सास बन जाए। बस फिर क्या था, सास को मौका मिल जाता है बहू को सबक सिखाने का। सास जो बहू को सिर्फ सबक सिखाना चाहती है, वो अर्नब गोस्वामी के रूप में आ जाती है। क्या 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 मैं जानता हूं, ये धोखा है, फरेब है, झूठ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ 5, जी सही सुना आपने, अपने कान खोल के सुन लो, सिर्फ 5 मिनट में कैसे किस औरत पर किसी की आत्मा आ सकती है। देश सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या ये औरत सही है या ढोंगी अपने ससुराल वालों को परेशान करने का खेल कर रही है। इंडिया वांट्स टू नो। बहू सास का ये खेल देखकर घबरा जाती है। अरे सासू माँ, आप तो कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही चले गए। अरे बस 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 माँ। सास समझ जाती है कि बहू का खेल तो ये सारा ड्रामा है। अगली सुबह बहू सर पर पल्ला लेकर, माँ जी ये प्रसाद लीजिए, मैंने माता रानी के मंदिर में 1000 रुपये रखकर पैदल चलकर आपके जीवन की कामना मांगी है। सास सर पर हाथ रखकर सोचती है कि बहू को सुधारने के लिए अब उसे कोई बड़ा ही खेल खेलना होगा। अगले दिन, तो स्वागत है आपका हमारे खास शो खतरों के खिलाड़ी में, जहां ये मासूम लड़की आपको इस पंखे से उल्टा लटक कर दिखाएगी। सास उस वक्त सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी बुला लेती है। अरे ये औरत पागल हो गई है क्या? अरे सासू माँ ये क्या कह रही है? सासू माँ। अरे बहुरानी, तेरी तरह मेरे में भी सीरियल चढ़ गया है, सीरियल। चल अब तो तुझे ससुराल की इज्जत बचानी ही है। पड़ोसी और रिश्तेदार बोल पड़ते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पहली बार सामने से इतना एडवेंचर देखने को मिलेगा। अरे बस बस, ये असल जिंदगी है, कोई टीवी सीरियल नहीं। जाओ जाओ यहाँ से। अरे बहू ये क्या बोल रही है?
सासू माँ माफ कर दो, मैं आज के बाद जिंदगी भर तुलसी तेरे आंगन की ही बनकर रहूंगी और अब ये ड्रामा बंद कर दो। शुरू किसने किया था बहू? मैंने माँ जी, अब मैं कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ, माफ करो मुझे, आज के बाद कभी भी ड्रामा नहीं करूंगी। नंदिता एक वर्किंग वुमन थी। वर्किंग वुमन होने के बाद भी नंदिता को अपने ससुराल की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उसके घर को संभालने वाली उसकी देवरानी सौम्या जो थी। नंदिता और सौम्या के बीच बहनों से भी ज्यादा गहरा रिश्ता था। ऐसे ही एक दिन नंदिता ऑफिस जल्दी निकल जाती है और वो फोन करके अपनी देवरानी से कहती है, सौम्या, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए तुम काव्या का ध्यान रखना और उसको टाइम से स्कूल भेज देना। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। भले ही काव्या की एक माँ ऑफिस गई है, लेकिन काव्या की दूसरी माँ उसके पास ही है। मैं उसको तैयार भी कर दूंगी और समय से स्कूल भी भेज दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। सौम्या की बात सुनकर नंदिता फोन रख देती है और अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सौम्या काव्या को उठाती है और उसे स्कूल के लिए रेडी करती है। चाची, आज मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा, आज मैं सीधा स्कूल में ही खाऊंगी। लेकिन क्यों बेटा, आज तुम्हारा कुछ खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दो, मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चाची मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पेट भरा भरा सा लग रहा है, इसलिए आज सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ दो ना। नहीं बेटा, मैं तुम्हें खाली पेट स्कूल जाने नहीं दूंगी। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि सुबह का ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी होता है? चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, भले थोड़ा खाओ लेकिन कुछ खा कर जाओ। सौम्या का काव्या के प्रति इतना प्यार देखकर उसकी सास मुस्कुराती है और कहती है, अरे काव्या बेटा खा ले, वरना तेरी चाची की जान अटकी ही रह जाएगी। तू जानती है ना वो तुझे कितना प्यार करती है। हाँ दादी, मैं जानती हूँ चाची मुझे बहुत प्यार करती है। सब जानती है तो क्यों परेशान कर रही है अपनी चाची को? अगर तू अपनी चाची को परेशान नहीं करेगी तो वो जल्द से जल्द इस घर में एक छोटे बाबू को लेकर आएगी। बाबू चाहती है ना तू? हाँ मैं चाहती हूँ चाची, अब जल्दी से इस घर में बाबू लेकर आओ, फिर मैं और बाबू दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। काव्या की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं और काव्या भी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिता अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं काव्या सौम्या के बेहद करीब आ जाती है। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ कल पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स का आना ज़रूरी है, तो आप कुछ टाइम के लिए ऑफिस छोड़कर मेरे स्कूल आएंगे? अरे बेटा अभी क्लोजिंग चल रही है ना, और इस क्लोजिंग में मैं ऑफ नहीं ले सकती। एक काम करो ना, तुम अपनी चाची को बोल दो, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग में चली जाएगी। ठीक है माँ, मैं चाची को अब भी बोल कर आती हूँ। काव्या खुशी खुशी अपनी चाची सौम्या के पास जाती है। चाची कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और मम्मा बहुत बिजी है, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ पेरेंट्स मीटिंग में चले। अच्छा, तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग कल है? लेकिन कल तो मैं अपना चेकअप करवाने जा रही थी। वैसे कितने बजे जाना है कल? 10 से 1 के बीच में। अच्छा ठीक है, मैं अपनी अपॉइंटमेंट दोपहर में ले लूँगी। पहले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर लूँगी, ठीक है? चाची एक बात और, वो इस बार ना मेरे नंबर थोड़े कम आए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे डांटना मत। भले ही आप घर पर आकर मुझे डांट लेना, लेकिन टीचर के सामने मत डांटना प्लीज़। काव्या की बात सुनकर सौम्या हंसने लगती है और उसकी बात से अग्री हो जाती है। अगले दिन सौम्या काव्या के साथ उसकी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जाती है, लेकिन काव्या के नंबर देखकर सौम्या को वहीं गुस्सा आ जाता है। पर क्योंकि सौम्या ने काव्या से वादा किया था कि वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगी, इसलिए वो वहां उसे कुछ नहीं कहती और सीधा घर आ जाती है। घर आने के बाद सौम्या काव्या को खूब डांट लगाती है। काव्या, ये बहुत गंदे नंबर है। इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी इतने गंदे नंबर क्यों? तुम्हें पता भी है अगर दीदी को ये बात पता चल गई कि तुम्हारे इतने गंदे नंबर आए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? मैं जानती हूँ चाची, लेकिन प्लीज़ मम्मी को कुछ मत बताना, वरना मुझ पर गुस्सा करेंगी। काव्या, मैं तुम्हारा हर चीज़ में साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत चीज़ों में भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे नंबर कम आए, इसको तुम एक्सेप्ट करो और अपनी मम्मी से सॉरी बोलो, क्योंकि जब दीदी आएंगी तो सबसे पहले वो तुम्हारे नंबर ही पूछेगी और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती।
इतना बोलकर सौम्या वहां से चली जाती है और देर शाम नंदिता जब घर आती है तो सबसे पहले काव्या के नंबरों के बारे में पूछती है। और जब उसे काव्या के मार्क्स के बारे में पता चलता है तो वो काव्या के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है। पर तभी वहां सौम्या आती है और काव्या का सपोर्ट लेते हुए कहती है, जाने दीजिए ना दीदी, अब नंबर तो आ गए, ये साल तो चला गया, नेक्स्ट टाइम से काव्या थोड़ा ध्यान दे देगी। अब अभी इसको इतना डांट के या इसके ऊपर गुस्सा उतार के कोई फायदा तो है नहीं ना दीदी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सौम्या, लेकिन मैं उसको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इसने दोबारा पढ़ाई पर ध्यान न देने की जगह इधर उधर कहीं भी ध्यान लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर गुस्से में नंदिता वहां से चली जाती है। पर क्योंकि सौम्या ने काव्या को डांट नहीं सुनने दी, इसलिए काव्या सौम्या को गले से लगा लेती है। अगली शाम को अब काव्या सौम्या के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ा टेडी दिखाई देता है। उस टेडी को देख काव्या सौम्या से कहती है, चाची ये टेडी कितना प्यारा लग रहा है। काव्या, वो टेडी तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है, सोचो अगर मैं उस टेडी को तुम्हें दिला दूं तो। वाह चाची, आप मुझे वो टेडी दिलवाएंगी, मज़ा ही आ जाएगा। फिर मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी अपना इतना बड़ा टेडी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इस बार अच्छे से पढ़ोगी और अच्छे नंबर लेकर आओगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस बार बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी। काव्या की बात सुनकर सौम्या अब उसे वो बड़ा टेडी दिला देती है। और जब काव्या और सौम्या घर आते हैं तो वो अपनी सास की सहेली रीमा को देखती है। रीमा को देखकर सौम्या उसे नमस्ते करती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ? नमस्ते नमस्ते, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे सौम्या बहू, तू अभी बाहर से आई है, थोड़ा रेस्ट कर ले, तुझे भी आराम की ज़रूरत है, आखिर तू पेट से जो है। आंटी जी, आराम तो होता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाय पानी तो दे दूँ। अरे आप भी तो डेली डेली नहीं आती ना। हाँ हाँ बहू, तो ले आ, हम लोग यहीं वेट कर रहे हैं तेरा। सौम्या किचन में जाती है, पर तभी वहाँ काव्या आकर शेक पीने की जिद करने लगती है। और उसको इस तरह जिद करता देख सौम्या सबसे पहले उसके लिए शेक बनाती है। सौम्या का इतना अच्छा नेचर और इतना प्यार देखकर रीमा सुनीता से कहती है, सच में सुनीता, तेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। देख, छोटी बहू नंदिता की बेटी काव्या को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। इस तरह काव्या की एक नहीं बल्कि दो दो माँ हैं। रीमा की बात सुनकर सुनीता को काफ़ी गर्व महसूस होता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सौम्या को एक प्यारा सा बेटा होता है। सौम्या अब अपने बच्चे के साथ काव्या का भी ख्याल रखने लगती है। लेकिन सौम्या का बेटा अभी काफ़ी छोटा था, इसलिए वो एक साथ सबका ख्याल नहीं रख पा रही थी। ऐसे ही एक दिन सौम्या घर का काम कर रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगता है। अपने बेटे को रोता देख सौम्या घर के कामों को छोड़ उसके पास जाती है और उसे चुप करवाने लगती है। पर तभी काव्या भी अपनी चाची के पास आती है। चाची मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ काव्या, मैं तुम्हें अभी खाने को देती हूँ, तुम मुझे 5 मिनट का समय दो, 5 मिनट में तुम्हारा छोटा भाई चुप हो जाएगा, उसके बाद मैं खाना दे दूंगी। हाँ। सौम्या काव्या को ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ नंदिता आ जाती है और सौम्या की सारी बात सुन लेती है। नंदिता कुछ बोलती उससे पहले सौम्या अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आरुष रो रहा है, काव्या को भी भूख लगी है, एक काम कीजिए ना, मैं आरुष को चुप करवा रही हूँ, तब तक आप काव्या को खाना दे दीजिए प्लीज़। हाँ क्यों नहीं, मैं काव्या को खाना दे देती हूँ, तुम आरुष को संभालो। नंदिता अब किचन में जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना निकालने लगती है। खाना निकालते हुए वो सौम्या की बात सोच रही थी कि किस तरह वो अपने बच्चे को चुप करवाते हुए काव्या को इग्नोर कर रही थी। क्या सच में सौम्या काव्या को इग्नोर कर रही थी या ये सिर्फ मेरा वहम है? नंदिता उस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और वो अपनी बेटी का खाना निकाल कर दे देती है। अगले दिन सौरभ शहर से अपने घर आता है और वो अपने बेटे के लिए ढेर सारा सामान लेकर आता है। अपने चाचू को घर आता देख काव्या के मन में एक चाह पैदा होती है और वो भागते हुए अपने चाचू के पास जाती है। चाचू चाचू आप आ गए, आप इतने समय बाद आए हैं, मेरे लिए क्या लेकर आए? मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए बहुत कुछ लाया हूँ और तेरे छोटे भाई के लिए भी। इतना बोलकर सौरभ अपने कमरे में चला जाता है, पर ये सब वहां बैठी नंदिता देख रही थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो चुपचाप अपनी देवरानी के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी बेटी भागते हुए अपनी चाची के कमरे में जाती है और एक बार फिर से कहती है, चाचू दिखाओ ना मेरे लिए क्या लेकर आए हो। हाँ काव्या, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पहले नहाकर आ जाऊँ, तब तक आपकी चाची आपको आपका सामान दिखा देगी, ठीक है? सौरभ तो वहां से चला जाता है और सौम्या का ध्यान भी अपने बेटे पर लगा रहता है।
लेकिन ये सब दूर खड़ी नंदिता देख रही थी। काव्या वहां गिफ्ट की आस में खड़ी थी, लेकिन सौम्या काव्या को गिफ्ट नहीं दे पाती। ये देखकर नंदिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सौम्या के कमरे में जाकर काव्या का हाथ पकड़कर गुस्से में कहती है, खबरदार जो सौम्या के कमरे में दोबारा आई तो आज के बाद तू अपनी चाची के कमरे में कभी नहीं आएगी और ना ही उनसे कोई नाता रखेगी। अरे दीदी, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अब समय नहीं मिल पाता ना मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी कब तक तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी? आखिरकार मुझे कभी ना कभी तो खुद की बेटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। नंदिता गुस्से में काव्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिता अब सौम्या से कटी कटी रहने लगी थी। यहाँ तक कि अब वो अपनी बेटी को भी सौम्या के पास जाने नहीं देती। ये सब देखकर सौम्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर उसकी जिठानी आखिर ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए सौम्या नंदिता के पास जाती है। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे डांट दीजिए, लेकिन मुझसे इस तरह का व्यवहार मत रखिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सौम्या, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम तो बहुत अच्छी हो। गलती तो मुझसे हुई थी जो मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन दीदी, सौम्या कुछ भी बोलती उससे पहले नंदिता वहां से गुस्से में चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर सौम्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। वो वहां बैठकर रो रही थी कि तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और उससे कहती है, सौम्या बहू, क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रही है? पता नहीं मम्मी जी, दीदी को क्या हो गया। वो मुझसे कटी कटी रहती है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और तो और वो अब काव्या को भी मेरे पास आने नहीं देती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो दीदी मेरे साथ ऐसा कर रही है? अगर ऐसी बात है तो रुक जा, मैं ही नंदिता से बात करती हूँ। सुनीता अब नंदिता के पास जाती है। नंदिता बहू, आखिर तुझे हुआ क्या है? तू इस तरह सबसे कटी कटी क्यों है? तू इतनी उदास क्यों है? और काव्या को तू क्यों सौम्या से दूर कर रही है? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं कि मैं काव्या को सौम्या से दूर कर रही हूँ? अरे काव्या मेरी बेटी है, वो मेरे पास ही रहेगी ना, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर बच्चा अपने माँ बाप के पास रहे तो ही अच्छा होता है। सौम्या को वैसे भी काव्या की क्या जरूरत है? उसके पास खुद का बच्चा है, खुद के बच्चे को संभाले। वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए मैं हूं, अच्छे से उसका ध्यान रख सकती हूँ। इसलिए प्लीज उसको बोलिए मेरी बेटी से दूर रहे। नंदिता का ऐसा बर्ताव देखकर सुनीता को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब वो भी परेशान रहने लगी, क्योंकि नंदिता अपनी बेटी के साथ अब सभी से कटी कटी रहने लगी थी। घर का ऐसा माहौल देख सुनीता अब ठान लेती है कि वो अपने घर का माहौल ठीक करके ही रहेगी। इसलिए सुनीता अब नंदिता और सौम्या को आमने सामने बिठाती है और उन दोनों से बातचीत करती है। सौम्या, तूने कोई गलती करी है जिससे तेरी जेठानी तुझसे नाराज है? नहीं माँ जी, मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दीदी को गुस्सा आए या दीदी नाराज हो जाए। तो नंदिता, जब सौम्या ने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम उससे इतनी नफरत क्यों करने लग गई हो? क्यों उससे कटी कटी रहती हो तुम? हाँ, सौम्या ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सौम्या ने अपने और मेरे बच्चे में भेदभाव किया है। वो अपने बच्चे के सामने हमेशा मेरी बेटी को इग्नोर करती थी, हमेशा अनदेखा करती थी। अरे जब तक इसको खुद का बच्चा नहीं हुआ था तब तक ये मेरी बेटी की माँ बनी फिरती थी, लेकिन अब जब ये खुद माँ बन गई तो इसने मेरी बेटी का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। मैं सब देख रही थी किस तरह मेरी बेटी इसके आगे पीछे घूमती रहती थी और ये अपने बेटे के पीछे इसको इग्नोर करती थी। नंदिता की ये बात सुनने के बाद मानो सौम्या का कलेजा फट जाता है, क्योंकि सौम्या ने आरुष और काव्या में कभी कोई फर्क नहीं किया था। दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने आरुष और काव्या में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे आरुष मेरा बेटा है वैसे ही काव्या भी मेरी बेटी है। मैंने काव्या को कभी पराया नहीं समझा। अच्छा, जब तूने काव्या को अपनी बेटी समझा है तो क्यों उसे इग्नोर किया तूने? जब सौरव उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था तो क्यों तूने उसको इग्नोर किया? मैं कब से देख रही हूँ तू आए दिन मेरी बेटी को इग्नोर कर रही है। अब तू माँ जी के सामने भले बनने की कोशिश कर रही है। तू सबको ये बताना चाहती है कि तू नहीं मैं गलत हूँ। नंदिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। बस नंदिता, बहुत बोल लिया तूने। तुझे पता ही क्या है सौम्या के बारे में। अरे जब भी काव्या का बर्थडे आता था सौम्या हमेशा काव्या के लिए कुछ ना कुछ बनवाती थी, लेकिन उसने तुझे आज तक कानों कान खबर नहीं होने दी।
वो इसलिए क्योंकि वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। जब आरुष हुआ तो भी सौम्या ने काव्या के लिए भारी हार बनवाया। खुद के बेटे से ज्यादा तेरी बेटी का ख्याल रखती थी वो। और आज उसे सुनने में ये आ रहा है कि वो बच्चों में भेदभाव कर रही है। अरे बच्चों में भेदभाव वो नहीं, तू कर रही है, तू। अपनी सास के मुंह से सारा सच जानने के बाद नंदिता की आंखें शर्म से झुक जाती है और उसको अपने किए पर काफी पछतावा होता है। जिसके बाद नंदिता अपनी देवरानी सौम्या से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। अपनी जेठानी को हाथ जोड़ माफी मांगता देख सौम्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी, इसलिए उसे माफ कर देती है। और इस तरह एक बार फिर वो सब एक साथ रहने लगते हैं।